स्टोरी जैम पर मैं आपको सुनाती हूँ कहानियाँ, कविताएं और लेख जो मुझे अच्छे लगते हैं, इस उम्मीद में कि आपको भी पसंद आएंगे। अगर आप हिंदी उर्दू साहित्य के शौकीन हैं तो जहाँ भी ये पॉडकास्ट सुनते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आप मेरे YouTube पेज तक नहीं पहुँचे तो वहाँ भी ज़रूर आइएगा। YouTube पर कभी कभी मैं वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ जो शायद आपको अच्छे लगे। बचपन में आपने शायद आयरिश लेखक ऑस्कर वाइल्ड की कहानी द सेल्फिश जायंट पढ़ी होगी। बच्चों के लिए लिखी इस काल्पनिक कहानी में एक विशालकाय व्यक्ति, एक जायंट, बच्चों को अपने बगीचे के बाहर रखने के लिए दीवारें खड़ी कर देता है। बहारें उस बगीचे से लौट जाती हैं, बर्फ और सन्नाटा छा जाता है। लेकिन एक दिन एक बच्चे की मासूमियत उस जायंट को करुणा और प्रेम सिखा जाती है और बगीचा फिर एक बार हरा भरा हो जाता है। ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी कहानी में भी एक किरदार ऐसा है जिसका दिल पत्थर हो गया है। क्या वो पत्थर कभी मोम होगा? उसकी दुनिया में कभी बहार आएगी? आइए सुनते हैं अबाबील। उसका नाम तो रहीम खां था, मगर उस जैसा जालिम भी शायद ही कोई हो। गांव भर उसके नाम से कांपता था। न आदमी पर तरस खाए न जानवर पर। एक दिन रामू लोहार के बच्चे ने उसके बैल की दुम में कांटे बांध दिए थे तो मारते मारते उसको अधमुआ कर दिया। अगले दिन जैलदार की घोड़ी उसके खेत में घुस आई तो लाठी लेकर इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। लोग कहते थे कि कमबख्त को खुदा का खौफ भी नहीं, मासूम बच्चों और बेज़बान जानवरों तक को माफ नहीं करता, ये जरूर जहन्नम में जलेगा। मगर ये सब उसकी पीठ के पीछे कहा जाता था। सामने किसी की हिम्मत जबान हिलाने की ना होती थी। एक दिन बिंदु की जो शामत आई तो उसने कह दिया, अरे भाई रहीम खां, तू क्यों बच्चों को मारता है? बस उस गरीब की वो दुर्गत बनाई कि उस दिन से लोगों ने बात भी करनी छोड़ दी कि मालूम नहीं किस बात पर बिगड़ जाए। बाज का ख्याल था कि उसका दिमाग खराब हो गया है, उसको पागलखाने भेजना चाहिए। कोई कहता था कि अब के किसी को मारे तो थाने में रपट लिखवा दो। मगर किसकी मजाल थी कि उसके खिलाफ गवाही देकर उससे दुश्मनी मोल लेता। गांव भर ने उससे बात करनी छोड़ दी, मगर उस पर कोई असर न हुआ। सुबह सवेरे वो हल कांधे पर धरे अपने खेत की तरफ जाता दिखाई देता। रास्ते में किसी से न बोलता। खेत में जाकर बैलों से आदमियों की तरह बातें करता। उसने दोनों के नाम रखे हुए थे। एक को कहता था नत्थू, दूसरे को छद्दू। हल चलाते हुए बोलता जाता, क्यों बे नत्थू, तू सीधा नहीं चलता? ये खेत आज तेरा बाप पूरा करेगा। और अबे छद्दू, तेरी भी शामत आई है क्या? और फिर उन गरीबों की शामत आ जाती। सूत की रस्सी की मार, दोनों बैलों की कमर पर जख्म पड़ गए थे। शाम को घर आता तो वहां अपनी बीवी बच्चों पर गुस्सा उतारता। दाल या साग में नमक है, बीवी को उधेड़ डालता। कोई बच्चा शरारत कर रहा है, उसको उल्टा लटका कर बैलों वाली रस्सी से मारते मारते बेहोश कर देता। गरज रोज एक आफत बपा रहती थी। आसपास के झोपड़ों वाले रोज रात को रहीम खां की गालियां, उसके बीवी और बच्चों के मार खाने और रोने की आवाजें सुनते, मगर बेचारे क्या कर सकते थे? अगर कोई मना करने जाए तो वो भी मार खाए। मार खाते खाते बीवी गरीब तो अधमुई सी हो गई थी। 40 बरस की उम्र में 60 साल की मालूम होती थी। बच्चे जब छोटे छोटे थे तो पिटते रहे। बड़ा जब 12 बरस का हुआ तो एक दिन मार खाकर जो भागा तो फिर वापस ना लौटा। करीब के गांव में एक रिश्ते का चचा रहता था, उसने अपने पास रख लिया। बीवी ने एक दिन डरते डरते कहा, बिलासपुर की तरफ जाओ तो जरा नूर को लेते आना। बस फिर क्या था, आग बबूला हो गया। मैं उस बदमाश को लेने जाऊं? अब वो खुद भी आया तो टांगे चीर कर फेंक दूंगा। वो बदमाश क्यों मौत के मुंह में वापस आने लगा था। 2 साल के बाद छोटा लड़का बिंदु भी भाग गया और भाई के पास रहने लगा।
रहीम खां को गुस्सा उतारने के लिए फ़कत बीवी रह गई थी। तो वो गरीब इतनी पिट चुकी थी कि अब आदी हो चली थी। मगर एक दिन उसको इतना मारा कि उससे भी न रहा गया, और मौका पाकर जब रहीम खां खेत पर गया हुआ था, वो अपने भाई को बुलाकर उसके साथ अपनी माँ के यहाँ चली गई। हमसाये की औरत से कह गई कि आए तो कह देना कि मैं चंद रोज के लिए अपनी माँ के पास रामनगर जा रही हूं। शाम को रहीम खां बैलों के लिए वापस आया तो पड़ोसन ने डरते डरते बताया कि उसकी बीवी अपनी माँ के यहाँ चंद रोज के लिए गई है। रहीम खां ने खिलाफ मामूल खामोशी से बात सुनी और बैल बांधने चला गया। उसको यकीन था कि उसकी बीवी अब कभी नहीं आएगी। अहाते में बैल बांधकर झोपड़े के अंदर गया तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कोई और नजर ना आया तो उसकी ही दुम पकड़कर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। चूल्हे को जाकर देखा तो ठंडा पड़ा हुआ था। आग जलाकर रोटी कौन डालता? बगैर कुछ खाए पिए ही पड़कर सो रहा। अगले दिन रहीम खां जब सोकर उठा तो दिन चढ़ चुका था, लेकिन आज उसे खेत पर जाने की जल्दी न थी। बकरियों का दूध दोहकर पिया और हुक्का भर कर पलंग पर बैठ गया। अब झोपड़े में धूप भर आई थी। एक कोने में देखा तो जाले लगे हुए थे। सोचा कि लाओ सफाई ही कर डालूं। एक बांस में कपड़ा बांधकर जाले उतार रहा था कि खपरेल में अबाबीलों का एक घोंसला नजर आया। 2 अबाबीलें कभी अंदर जाती थीं, कभी बाहर आती थीं। पहले उसने इरादा किया कि बांस से घोंसला तोड़ डाले। फिर मालूम नहीं क्या सोचा, एक घंडौची लाकर उस पर चढ़ा और घोंसले में झांक कर देखा। अंदर लाल 2 बूटी से बच्चे बड़े चूं चूं कर रहे थे और उनके माँ बाप अपनी औलाद की हिफाजत के लिए उसके सर पर मंडरा रहे थे। घोंसले की तरफ उसने हाथ बढ़ाया ही था कि मादा अबाबील अपनी चोंच से उस पर हमलावर हुई। अरे आंख फोड़ेगी, उसने अपना खौफनाक कहकहा मारकर कहा और फिर घंडौची पर से उतर आया। अबाबीलों का घोंसला सलामत रहा। अगले दिन उसने फिर खेत पर जाना शुरू कर दिया। गांव वालों में अब भी कोई उससे बात न करता था। दिन भर हल चलाता, पानी देता या खेती काटता, लेकिन शाम को सूरज छिपने से कुछ पहले ही घर आ जाता। हुक्का भरकर पलंग के पास लेटकर अबाबीलों के घोंसले की सैर देखता रहता। अब दोनों बच्चे भी उड़ने के काबिल हो गए थे। उसने उन दोनों बच्चों के नाम अपने बच्चों के नाम पर नूरो और बिंदु रख दिए थे। अब दुनिया में उसके दोस्त ये 4 अबाबील ही रह गए थे। लेकिन उनको ये हैरत जरूर थी कि मुद्दत से किसी ने उसको अपने बैलों को मारते ना देखा था। नत्थू और छद्दू खुश थे। उनकी कमरों पर से जख्मों के निशान भी तकरीबन गायब हो गए थे। रहीम खां एक दिन खेत से जरा सवेरे चला आ रहा था कि चंद बच्चे सड़क पर कुंडी खेलते हुए मिले। उसने देखा कि सब अपने जूते छोड़कर भाग गए। वो कहता ही रहा, अरे मैं कोई मारता थोड़ी हूं। आसमान पर बादल छाए हुए थे। जल्दी जल्दी बैलों को हाँकता हुआ घर लाया। उनको बांधा ही था कि बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। अंदर आकर किवाड़ बंद किए और चिराग जलाकर उजाला किया। हस्बे मामूल बासी रोटी के टुकड़े करके अबाबीलों के घोंसले के करीब एक ताक में डाल दिए। अरे ओ बिंदु, अरे ओ नूरो, पुकारा, मगर वो न निकले। घोंसले में जो झांका तो चारों अपने परों में सर दिए सहमे बैठे थे। ऐन जिस जगह छत में घोंसला था वहां एक सुराख था और बारिश का पानी टपक रहा था। अगर कुछ देर ये पानी इस तरह ही आता रहा तो घोंसला तबाह हो जाएगा और अबाबीलें बेचारी बेघर हो जाएंगी। ये सोचकर उसने किवाड़ खोले और मूसलाधार बारिश में सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया। जब तक मिट्टी डालकर सुराख को बंद करके वो उतरा तो सराबोर था। पलंग पर जाकर बैठा तो कई छींकें आई, मगर उसने परवाह न की और गीले कपड़ों को निचोड़ चादर ओढ़कर सो गया।
अगले दिन सुबह को उठा तो तमाम बदन में दर्द और सख्त बुखार था। कौन हाल पूछता और कौन दवा लाता। 2 दिन उसी हालत में पड़ा रहा। जब 2 दिन उसको खेत पर जाते ना देखा तो गांव वालों को तशवीश हुई। कालू ज़ैलदार और कई किसान शाम को उसके झोपड़े में देखने आए। झांक कर देखा तो पलंग पर पड़ा आप ही आप बातें कर रहा था। अरे बिंदु, अरे नूर, कहाँ मर गए? आज तुम्हें कौन खाना देगा? चंद अबाबीलें कमरे में फड़फड़ा रही थीं। बेचारा पागल हो गया है, कालू जमींदार ने सर हिलाकर कहा। सुबह को शिफा खाने वालों को पता देंगे कि पागल खाने भिजवा दें। अगले दिन सुबह को जब उसके पड़ोसी शिफा खाने वालों को लेकर आए और उसके झोपड़े का दरवाज़ा खोला तो वो मर चुका था। उसकी पैताए 4 अबाबीलें सिर झुकाए खामोश बैठी थीं। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।